हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर फ्री ऑनलाइन फिजिक्स का हिंदी में पूरा लाभ उठा रहे हैं। जितना भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो सारे को रिवीजन जरूर किया करो। फर्स्ट क्लास में ही बताए थे कि कॉपी पर लिखा करो और फिर उसको याद कर दिया करो। फिर बाद में न्यूमेरिकल्स वगैरह का प्रैक्टिस हम करवाएंगे ही। जैसे चैप्टर खत्म होगा, टॉपिक खत्म होगा, तो हम न्यूमेरिकल्स वगैरह का प्रैक्टिस करवाएंगे। थोड़ा सा मेहनत करना है। कारण है, सबसे अच्छी बात यह है कि इस क्लास में के लिए आप लोग को कोई पैसा पेड नहीं करना पड़ रहा है। कोई पैसा पेड नहीं करना पड़ रहा है और फ्री क्लासेस आप लोग के लिए हम लेके आए हैं। और इस क्लास में घर बैठ के अपना रात में क्लास कर लीजिए और फिर अपना दिन भर पढ़िए, तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए। नहीं समझ में आता है तो फिर से वीडियो को देखिए। वीडियो तो रिकॉर्डेड वीडियो उसमें रह जाता है लाइव क्लास का। इसके बाद भी अगर कुछ बातें अगर नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, या जिस लिंक से हमसे जुड़े हुए हैं ना उस लिंक पर भी अगर कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट है, अगर आप पोस्ट करते हैं तो हम उसका जवाब देंगे, पूरा जवाब देंगे हम उसका। अगर हमने उस कमेंट को अगर पढ़ लिया तो हम जस्ट उसके बाद वाली क्लास में जब हम खड़े होंगे तो हम आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। सबसे अच्छी बात क्या है ना कि घर बैठ के आप क्लास कर रहे हैं, इसके लिए कोई फी नहीं देना पड़ रहा है। और ये क्लास हमारा दूर दूर के बच्चे कर रहे हैं। अभी जो हम मेरे शहर से बहुत दूर दूर के बच्चे हैं वो सभी कर रहे हैं क्लास में। ये अच्छी बात है, हमको लग रही है। बस इसमें अब क्या है ना कि थोड़ा सा अटेंशन दो और बिल्कुल लिंक से हम चलेंगे और टॉपिक वाइज अभी तो चूंकि क्लास जस्ट स्टार्ट किए हैं इसलिए हम छोटे छोटे टॉपिक को लेकर चल रहे हैं तुम्हारे साथ, ताकि तुम एकदम ब्रेन से क्लियर रहो, किसी भी कंसेप्ट में क्लियर रहो। इसलिए छोटे छोटे टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। अभी क्या है ना, हमने पिछले क्लास में एकदम देख लो यहाँ पर, ये हमने कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ाया था, कूलम्ब का नियम पढ़ा है और ये फोर्स हमने खत्म किया। इसी टॉपिक को आज हम लेकर आगे बढ़ेंगे, इसी टॉपिक्स पर आज हम काम करेंगे। यहीं से लिंक से हम फिर से शुरू करेंगे और बिल्कुल बेस की पढ़ाई हम आपको दे रहे हैं, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से उठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसलिए अभी शुरुआत के क्लास में हम धीरे धीरे क्लास कर रहे हैं तुम्हारे साथ। हो सकता है कभी हाफ एन आवर क्लास ले रहे हैं, कभी 45 मिनट्स का क्लास ले रहे हैं, कभी 20 मिनट्स का ही हम क्लास लेके दे रहे हैं। उसको एक टॉपिक, एक पॉइंट्स उठा के हम तुमको क्लास कर रहे हैं। जब एक सही बेस हम क्लियर कर देंगे, कारण है कि इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हमसे ऐसे मिले हैं जो ठीक ढंग से 11th भी नहीं पढ़ा है, तो वैसे भी बच्चों को मदद हो जाएगी। उसके पीछे कारण क्या है कि उस शहर से दूर बच्चे हैं, वहां पर रिसोर्सेज की कुछ कमी हो गई। ये सब बात मन में नहीं लाना है, जो हो गया सो हो गया, अब मेरे साथ पढ़ो, फिजिक्स में पढ़ो। तो पिछले क्लास में जो हमने फोर्स का कंसेप्ट हमने खत्म किया है, वहां से हम शुरू करते हैं। हमने कूलम्ब्स के लॉ का फोर्स का जो कंसेप्ट हमने खत्म किया, तो पिछले क्लास में हम फोर्स का फॉर्मूला तुमको बताए थे कि फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε इंटू Q1 Q2/r²। ये जो फोर्स हमने निकाला था, ये फोर्स किस लिए निकाला था? ये फोर्स इसलिए निकाले थे
कि यहां पर हमारे पास दो चार्ज है Q1 और इससे r डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज है Q2। इस दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिव है, क्योंकि हमने बताया था कि अगर टू चार्जेस है तो वहां पर फोर्स लगना ही लगना है, हर हालत में फोर्स लगना है, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन। जो अभी हमने तुमको बताया कि अभी हम जो पिछला जो क्लास में हमने पढ़ाया था, इस क्लास में इसमें हमने बताया था, इसके और पीछे अगर हम लोग चलते हैं सारा हमने रिकॉर्ड करके रखा है यहाँ पर कि प्लस प्लस है तो विकर्षण रहेगा, माइनस माइनस है तो विकर्षण रहेगा, प्लस माइनस है अट्रैक्शन। इस बल को हम लोग वैद्युत स्थैतिक बल कहते हैं और इसी बल के लिए हम लोग कूलम्ब के नियम से ये निकाल दिए। तो ये जो फॉर्मूला निकला है 1/4πε, इसको हम लोग और आगे बढ़ाए थे तो क्या आया था, F = 1/4πε0 εr। क्यों? कारण है कि एप्सिलॉन का वैल्यू ε0 εr होता है इनटू यहाँ Q1 Q2/r²। ये हमने फॉर्मूला पिछले क्लास में हमने तुमको दिखाया था। इसमें कुछ बात को एनालाइज करना है। सबसे पहले एक चार्ज के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल सॉल्व करेंगे, क्योंकि चार्ज कैसे प्रोड्यूस्ड होता है ये तो हमने तुमको बता दिया कि चार्ज प्रोड्यूस करने का 2 से 3 मेथड है। एक मेथड क्या है कि हम लोग फ्रिक्शन अगर होगा तो हम कल या परसों के क्लास में तुमको दिखा देंगे, एक एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन हम लाके दिखाएंगे कि आखिर फ्रिक्शन के कारण चार्ज कैसे प्रोड्यूस्ड होता है। जब हम किसी दो भी बॉडी को, किसी भी दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। ये हम एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन कल या परसों के क्लास में हम अरेंजमेंट कर देंगे तो हम तुमको दिखा देंगे सारा चीज। तो केवल सिंपली रगड़ देने के कारण क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया और एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो धनावेशित होता है, जो ग्रहण करेगा वो ऋणावेशित होगा। और धन धन आवेश अगर है, ऋण ऋण आवेश है तो विकर्षण लगा, और विपरीत आवेश अगर है तो वहां पर क्या होता है, आकर्षण काम करता है। उसी आकर्षण विकर्षण बल को वैद्युत स्थैतिक बल कहते हैं, जिसका सूत्र ये है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि चार्ज के बारे में हम लोग देखेंगे कि चार्ज को थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे। ये तो पता है कि एक रगड़ने के कारण प्रोड्यूस्ड होता है। दूसरा क्या है, केमिस्ट्री में प्रोड्यूस्ड होता है केमिकल रिएक्शन के कारण। जो एलिमेंट्स है वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने के कारण या इलेक्ट्रॉन के त्याग के कारण, वो आयन में कन्वर्ट होता है, धन आयन और ऋण आयन, मतलब धनावेश और ऋणावेश उसके ऊपर उत्पन्न हो जाता है। तीसरा तरीका क्या है, विद्युतीय प्रेरण। विद्युतीय प्रेरण के कारण भी आवेश उत्पन्न होता है। आवेश का गुण अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है कि आखिर आवेश का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, ये तो कैसे उत्पन्न होता है, अभी हमको ये डिस्कस करना है सबसे पहले कि आवेश आखिर कैसे उत्पन्न होगा। सॉरी, आवेश जो है कैसे उत्पन्न होगा ये तो हमने बता दिया। हम लोग ये देखेंगे कि आवेश का आखिर गुण क्या है, इस पर हम लोग काम करेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने आवेश कैसे उत्पन्न करना है ये तो हमने बता दिया। अब फिर हम लोग बताएंगे कि आवेश का गुण क्या है, फिर इसके इकाई और बीमा के बारे में हम लोग बताएंगे। तो एक एक करके, जैसे सबसे पहले हम लोगों के लिए एक नया चीज आया है एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन है ना, ये एक ग्रीक लेटर्स है जिसको हम लोग EPSILON एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो होता है ये कहलाता है माध्यम का वैद्युतशीलता। ये हम कल भी हमने बताया था, इसको हम लोग माध्यम का वैद्युतशीलता है। और यह जो माध्यम का वैद्युतशीलता होता है ये इक्वल होता है ε0 ε0। और यह ε0 जो होता है ना, ये कहलाता है निर्वात का वैद्युतशीलता।
निर्वात वैक्यूम का वैद्युतशीलता। निर्वात की जगह हम लोग हवा का भी वैद्युतशीलता वही कंसीडर कर देते हैं, निर्वात या हवा का वैद्युतशीलता, जबकि एप्सिलॉन आर जो होता है यह कहलाता है आपेक्षिक वैद्युतशीलता। आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहलाता है। और यह जो आपेक्षिक वैद्युतशीलता है इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी हम लोग कहते हैं, और रिलेटिव परमिटिविटी के अलावे इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हम लोग कहते हैं, परावैद्युत स्थिरांक भी हम लोग इसको कहते हैं। परावैद्युत स्थिरांक दोनों नाम चलता है, याद रखना। क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह काफी ज्यादा आते हैं, तो उसमें शब्द पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है कि आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युत स्थिरांक। जब परावैद्युत स्थिरांक आएगा तो इसका सिंबल के हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम एप्सिलॉन आर लिखो या के लिखो, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन बाय यहाँ एप्सिलॉन नॉट, ये हो। इसमें एप्सिलॉन नॉट निर्वात का वैद्युतशीलता है, इसका वैल्यू फिक्स होता है। निर्वात में वैद्युतशीलता को हम लोग एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। तो निर्वात या हवा तो बदलने वाला चीज नहीं है। हाँ, यहाँ पर जो आपेक्षिक वैद्युतशीलता है ना, ये माध्यम के हिसाब से परिवर्तित होता है, याद रखना। बल्कि यहां पर अटैच कर दो माध्यम का आपेक्षिक वैद्युतशीलता, हम ठीक कर दे रहे हैं इसको तुम एप्सिलॉन आर को तुम इस तरह से लिखो, माध्यम का, क्लियर है, ये माध्यम का आपेक्षिक वैद्युत, मतलब क्लियर है कि ये माध्यम पर निर्भर करेगा। क्लियर है, ये जो एप्सिलॉन आर है ये क्या है ना, माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि निर्वात का वैद्युतशीलता माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, वो फिक्स है उसका वैल्यू। तो यहां पर एप्सिलॉन को हमको समझना है। सबसे पहले अगर हम लोग इकाई जाने तो क्या होगा, तो सबसे पहले अब हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे इकाई पर। तो अगर हम लोग यहां पर इकाई की बात करें, SI यूनिट, जिसको इकाई कहते हैं हम लोग, SI यूनिट की अगर बात करें तो तुमको पता है F जो बल की इकाई होती है ना, F की इकाई, तो F की इकाई बच्चों ये तो बहुत छोटे क्लास से तुम पढ़े हो, फिर भी हम रिमाइंड कर रहे हैं क्योंकि हमने तुमको पहले ही कर दिया कि बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ाएंगे, ताकि अगर तुम्हारा कहीं पर कोई लैकिंग भी है, कहीं पर कोई चीज छूटा हुआ है, तो फिर से तुम रिमाइंड कर लो, उसको रिवीजन कर लेना है। तो यहाँ पर बल की इकाई चूंकि न्यूटन होता है, एक ये हो गया। एक यहाँ नया टर्म आया है तुम्हारे लिए, आवेश। तो आवेश Q की इकाई क्या होगी, आवेश जिसको हम लोग सिंबल Q1 या Q2 हमने दिया है, इसको कैपिटल Q सिंबल से लिखते हैं, Q की इकाई। तो देखो यहां पर Q की जो इकाई होती है ना, वो हम लोग एम्पियर सेकंड लिखते हैं, एम्पियर सेकंड। लेकिन एम्पियर सेकंड को शॉर्ट में हम लोग कूलॉम लिखेंगे, C फॉर कूलॉम। जो हम बोलते जा रहे हैं वो कॉपी में राइट
डाउन कर लेना है, बिल्कुल उसको बढ़िया से लिख लेना है कॉपी में। अगर अभी नहीं लिख पा रहे हो तो बाद में वीडियो को पॉज कर करके भी तुम लिख सकते हो। कई बार हम बोले कि ये वीडियो लिंक पर रह जाता है, कुछ दिन तक रहेगा लिंक पर, तो तुम आज ही के आज इसको रिवीजन कर लो वीडियो से, और फिर वीडियो को पॉज कर करके पूरा कर लो। तो सी फॉर यहां पर क्या हो गया, कूलम। एम्पियर सेकंड को हम लोग शॉर्ट में कूलम लिखेंगे। इसके बाद तो आगे की इकाई भी हो गया। यहां पर एक आर आता है, तो आर का तो इकाई तुमको पता है कि मीटर होगा, तो यहां पर आर की इकाई, अगर आर की इकाई अगर हम लोग लेंगे तो आर की इकाई हमारा मीटर होगा। एकदम आसान तरीका हम तुमको बता रहे हैं किसी भी चीज की इकाई को निकालने के लिए। तो ऑब्वियसली है कि अगर हम लोग एप्सिलॉन की इकाई लें, अगर एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट की इकाई, तो एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट की इकाई अगर हम लोग लें, क्या होगा ये इकाई, तुम भी समझ सकते हो। एप्सिलॉन को या एप्सिलॉन नॉट को आरएचएस से एलएचएस में डाल दो, एफ को नीचे लेते आओ, तो सीधे हो जाएगा यहां पर क्या, कूलम्ब स्क्वायर और मीटर इनवर्स टू न्यूटन इनवर्स। सीधा है ये, कूलम्ब स्क्वायर मीटर इनवर्स टू न्यूटन इनवर्स, ये हो जाता है यहां पर इकाई। सीधा है। इस तरीका से हम किसी भी चीज का, तुम किसी भी भौतिक राशि की इकाई को तुम आसानी से निकाल सकते हो। एकदम हम भी धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं तुमको, कोई हड़बड़ी नहीं है, तुम समझ लो। ऐसा नहीं है कि सर फ्री में क्लास दे रहे हैं तो निकाल दिए किसी तरीका से, ये सब बात मन में एकदम मत रखना। एकदम हम धीरे धीरे करके पढ़ा रहे हैं, आप समझते हुए चलिए। बल्कि क्योंकि फ्री क्लासेस है, कोई भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। अपने आस पड़ोस सोसाइटी में, अपने ब्लॉक में, अपने पंचायत में जितने बच्चे हों सबको इन्फॉर्म कर दो, कोई पैसा नहीं लग रहा है, आओ यहाँ पर क्लास करो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। शुरू ही किए हैं ये सोचकर कि हमको बच्चों को, खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों को फ्री में पढ़ाना है। ठीक है। तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट की इकाई इतना हो जाता है। अब हम लोग यहां पर चलेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट की इतना इकाई हुआ, लेकिन एप्सिलॉन आर की इकाई अगर हम लोग चलेंगे तो इसकी एप्सिलॉन आर की इकाई, या इसको हम बताएं परावैद्युत स्थिरांक या माध्यम का अपेक्षिक वैद्युतशीलता, तो तुम देखोगे ये एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट है, ये तो एक तरह का अनुपात है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग इकाईहीन राशि कहेंगे। इकाईहीन है, इसमें कोई इकाई होता ही नहीं है। जब इकाई नहीं होगा तो बीमी सूत्र भी इसका नहीं निकलेगा। बीमा किसका निकलेगा, केवल एप्सिलॉन नॉट का निकलेगा। किसका निकलेगा, तो आवेश का निकलेगा, बल का निकलेगा। क्योंकि इसके पास इकाई है तो इसका निकल सकता है। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट हमने बताया कि ये तो निर्वात का वैद्युतशीलता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर मीटर इनवर्स टू न्यूटन इनवर्स। ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। अगर एप्सिलॉन नॉट का मान अगर इतना हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे फिर से इस बल के मान को हम निकालेंगे। कारण है कि बार बार अगर तुम
जब न्यूमेरिकल्स बना रहे हो तो न्यूमेरिकल्स बनाने के दौरान अगर तुम यहाँ पर 8.85 रखते हो वैल्यू या 4 पाई से फिर मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो मेरे बच्चे बहुत समय लगेगा ऐसा करने में। तो उसके लिए भी एक टेक्निक से एक छोटा सिंपल वैल्यू हम लोग निकाल के देंगे। हम तुमको पहले ही बताए, आज हमको केवल इस फोर्स पर ही काम करना है। इस फोर्स को जितना एनालाइज कर सकेंगे हम, उस पर एनालिसिस आज हमको करना है, क्योंकि यही हमारा सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और ये बेसिक है, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बेसिक है। इसलिए इसको बढ़िया से ध्यान देना। इसलिए हम भी धीरे धीरे आ रहे हैं हर एक पॉइंट पर, क्योंकि बेस हमारा यहीं से शुरू होना है। पूरे 12th क्लास का बेस यहीं से शुरू होना है। परेशानी कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना है। फिर से हम बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे जानकारी में किसी बच्चों को फिजिक्स में कहीं परेशानी है, तुम्हारे स्कूल में, कॉलेज में कहीं पर भी परेशानी है, बच्चों को लेते हो इस क्लास में, फी नहीं लग रहा है, मुफ्त में है, तुम खुद इन्फॉर्म कर दो कि चलो पढ़ने के लिए। चलना क्या है, अपने घर पर पढ़ना है, सीधा बात है, केवल ऑनलाइन हो जाना है, मेरे लिंक के साथ पढ़ना है। तो चलते हैं, फोर्स पर हम लोग काम करेंगे। फिर तो ये हमने प्रीवियस क्लास जितना हमने लिया था, प्रीवियस क्लास में हमने ये फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूला को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का मान निकलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से इस फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने यहां पर वैद्युत स्थैतिक बल का मान निकाल लिया है। इसको तुम लोग नोट कर लेना, हम पेज ही चेंज कर दे रहे हैं। तो वैद्युत स्थैतिक बल हमारा कितना मान निकला है, वैद्युत स्थैतिक बल। तो वैद्युत स्थैतिक बल जो निकला है इक्वल टू एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाय यहां पर R², जिसको हम लोगों ने लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाय R²। इतना बार हम बोल चुके, लिख दिए, तुमको ऐसे याद हो जाना चाहिए, सुनते सुनते वीडियो ऐसे ही क्लास याद हो जाना चाहिए। एक दो बार अगर तुम वीडियो को चला के देख लोगे फिर से, तो कितनी बार तो हम ही बोल दिए, याद हो जाएगा तुमको। अब इसका मान अगर हम लोग निकालेंगे तो तुम देखो, चूंकि 1/4 पाई का वैल्यू जान रहे हो, पाई का वैल्यू 3.14 या 22/7 होता है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अभी हमने तुमको 8.85 बताया। सारे मान को अगर रख देंगे तो इतने सारे डाटा का मान, इतने सारे, एप्सिलॉन आर का तो मान बदलता है माध्यम के हिसाब से, तो इतने सारे का मान जो हो जाएगा तुम्हारा, हम लोग लिख सकते हैं कि F इक्वल टू बार बार 4 22/7
8.85 इंटू 10⁻12 रख के मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, बहुत परेशानी होगा। उस परेशानी से बचने के लिए क्या है ना, डायरेक्ट एक बार डिवाइड करके इसका मान निकाल लिया गया। बहुत सिंपल डाटा है उसका। क्या है इतना का वैल्यू जो ब्रैकेट में हम दिखाए हैं, 9 इंटू 10⁻9 बाय बच जाएगा एप्सिलॉन आर। ये वैल्यू बदलता है मीडियम के हिसाब से, इंटू Q1 Q2 बाय यहां पर। अगर इसी चीज को हम लोग हवा के लिए या निर्वात के लिए अगर देखें, एकदम शुद्ध हिंदी में तुमको पढ़ाएंगे। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, जिनको थोड़ा सा लगता है कि फिजिक्स हिंदी में नहीं हो पाता है, हम कोशिश करेंगे एकदम शुद्ध हिंदी में तुमको हम पढ़ाएंगे। तो हवा या निर्वात के लिए क्या होगा, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होगा। और जब एप्सिलॉन आर 1 हो जाएगा तो फोर्स का जो वैल्यू होता है किस चीज में, एयर में या निर्वात में, ये तो 1 हो गया। तो बच गया कितना, केवल 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 बाय। ये हमारा बल का व्यंजक हो गया। इस तरीका से अगर हवा में निकालना होगा तो हम लोग इस वैल्यू को डायरेक्ट रखेंगे। केवल हमारे पास क्या होना चाहिए, चार्ज, आवेश। और आवेश का माप किस तरीका से करेंगे, कूलम में करेंगे। हम बताए अभी इसके पहले वाले पेज में अगर हम जाएंगे तो आवेश को हम लोग कूलम से इंडिकेट करते हैं। सी जो आवेश का माप होगा उसके लिए हम लोग कूलम इकाई रखेंगे। तो कूलम में हमको आवेश चाहिए, मीटर में दूरी चाहिए, बल का मान न्यूटन में निकलेगा या गिवन रहेगा, कोई डाटा ऐसा रहेगा इनकम्प्लीट रहेगा, उसको हम लोग फाइंड कर देंगे उस फॉर्मूला के हेल्प से। इस तरीका से ये कूलम का जो नियम था या उससे जो फॉर्मूला को डिराइव करना था, ये कंप्लीट होता है, ये कंप्लीट होता है। यहां पर माध्यम के लिए परमिटिविटी आया है। तो यहां पर तो अभी हमने बताया कि परमिटिविटी जो है ये माध्यम से संबंधित एक भौतिक राशि है। परमिटिविटी किसी भी माध्यम का एक आंतरिक गुण होता है जिसके द्वारा विद्युतीय तीव्रता या वैद्युत स्थैतिक बल प्रभावित किया जा सकता है। प्रभावित होगा ही, इसलिए कारण है कि तुम अगर माध्यम को अगर बदलते हो तो तुम देखो, माध्यम अगर चेंज होगा तो एप्सिलॉन आर भी चेंज होगा। यहाँ पर वैद्युत स्थैतिक बल का भी मान क्या होगा, माध्यम के हिसाब से बदलेगा। तो परमिटिविटी, वैद्युतशीलता या परावैद्युतता, परावैद्युत स्थिरांक, ये सारा एक ही नाम है, हम बोलते जा रहे हैं, तुम नोट कर। परावैद्युतता जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहे, या परावैद्युत स्थिरांक या आपेक्षिक परावैद्युतता, ये सारा एक ही नाम है। आपेक्षिक वैद्युतशीलता, यह जो मान है ये माध्यम बदलने के साथ साथ बदलेगा, हमारा बल का भी मान बदलेगा। इसलिए वैद्युतशीलता किसी भी माध्यम का एक आंतरिक गुण है जिसके द्वारा वैद्युत स्थैतिक बल प्रभावित होता है। अगर वैद्युतशीलता का मान अगर बढ़ता है तो वैद्युत स्थैतिक बल का मान क्या होगा कि यहां पर घटेगा, डिक्रीज करेगा। तो
इस तरीका से ये कूलम के नियम से जो ये सामान्य फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला है। बाकी जितने भी वैल्यू हैं, जितने भी मान हैं, वो इसी फॉर्मूला से हमने डिराइव करके तुमको बताया है। यहां पर एक बात समझना है आवेश के बारे में। तो आवेश के बारे में अगर हम लोग समझेंगे, फिर से आज हम आ रहे हैं आवेश पर। आवेश ही जड़ है, आवेश, चार्ज। तो चार्ज का या आवेश का गुण क्या है? अगर आवेश के गुण के बारे में हम लोग जाने, सबसे पहला जान लो कि आवेश संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षित रहता है। मतलब जैसे ऊर्जा संरक्षित रहता है, क्योंकि सबसे पहले ऊर्जा संरक्षण का ही सिद्धांत तुमने पढ़ा है। उसी तरीका से ऊर्जा का क्या है कि ना तो इसको हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो नष्ट कर सकते हैं। उसी तरह से आवेश बिल्कुल प्राकृतिक तथ्य है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हमने बताया कि आवेश का जो स्रोत है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। बेसिकली आवेश जो किसी भी पदार्थ पर उत्पन्न होता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण होता है। तो इलेक्ट्रॉन को बनाया नहीं जा सकता, ये बिल्कुल प्राकृतिक तथ्य है और प्रकृति में इसका मान नियत है। इसलिए आवेश भी क्या होगा? संरक्षित होगा। आवेश ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो आवेश को नष्ट कर सकते हैं। केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है। और जब आवेश का एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण होता है, तब त्याग करने वाला जो पिंड होता है, वस्तु होता है, वो धनावेश हो जाता है, और जो ग्रहण करने वाला वस्तु होता है वो ऋणावेश हो जाता है। ये पहला गुण है कि आवेश संरक्षित होता है। एकदम ध्यान, थ्योरेटिकल बात है ये। दूसरा बात क्या है? आवेश हमेशा क्वांटीकरण नियम का पालन करता है। अब ये क्वांटीकरण नियम क्या होता है? क्वांटीकरण नियम, तो आवेश क्वांटीकरण नियम का जो पालन करता है ना, क्वांटाइजेशन जो होता है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश का मान होगा वह Ne कहने का मतलब हमेशा n क्वांटाइज्ड होगा। ये 1, 2, 3, 4 इस तरीके के नंबर में आएगा। n का मतलब ये हुआ। किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वह इलेक्ट्रॉन पर के आवेश के पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होगा। क्या बोल रहे हैं? पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होगा। मतलब Q का वैल्यू या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। पूर्ण संख्या के गुणज के बराबर होगा। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है तो धनावेश उत्पन्न होगा, और ग्रहण कर रहा है तो ऋणावेश होगा। तो इसलिए किसी भी वस्तु पर आवेश
प्लस माइनस ई प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3e प्लस माइनस 4e प्लस माइनस 5e एंड सो ऑन, चलता रहता है। जब बहुत छोटा आवेश किसी भी वस्तु पर होता है तो इस पर ध्यान देना जरूरी होता है, इस नियम पर। और किसी वस्तु पर अगर बड़ा आवेश अगर है, आवेश का मान बड़ा है, तो वो ऑलरेडी क्वांटाइज्ड होगा ही। ये भी बात है, किसी भी वस्तु पर यदि छोटा आवेश है तो इस डाटा को ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन अगर किसी वस्तु पर बड़ा आवेश है तो वो क्वांटाइज्ड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कारण है यहाँ पर ई का वैल्यू ही बहुत छोटा होता है। ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ आवेश का हम बता चुके हैं कि कूलम होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ के मल्टीपल में ही कोई आवेश होगा। जब भी आवेश होगा तो इसके मल्टीपल में आवेश होगा। आज जितना हम 3 क्लास 4 क्लास से बता रहे थे, सारे को एनालाइज कर रहे हैं एक जगह पर। इस बात को ध्यान रखना। इसमें क्या है कि आज के क्लास को काफी इंपॉर्टेंस देते हुए इस पर काम करना, कई बार इस क्लास को रिवीजन करना और कॉपी पर कोई भी डाटा छूटने नहीं पाए। और लिखने के साथ ही अगले क्लास में जब तुम प्रेजेंट रहोगे तो एकदम पूरा बुलंदी के साथ रहोगे कि हमको सारा ये सब बेसिक डाटा याद हो चुका है। मजा लगेगा फिर फिजिक्स का क्लास करने में। मजा, एक तो कंसेप्ट तुमको जा रहा है और दूसरा मजा कि फ्री में जा रहा है, सबसे बड़ी बात है। ठीक है ना? कुछ दिन क्लास करो, काफी फायदा होगा और बहुत बड़े बच्चों के समूहों को फायदा होगा। लार्ज स्केल पर जो बच्चे होंगे ना गिनती में, उनको फायदा होगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के क्लास का सपोर्ट बहुत कम है। यही सोचकर हमने हिंदी मीडियम क्लास को फ्री शुरू किया है। और तुमसे बस एक ही चीज रहेगा कि तुम मेहनत करके इस क्लास को अपने रिजल्ट में तब्दील कर लेना। ये बात जान, क्योंकि ठंड के मौसम में भी पूरा ड्रेसअप होके हम क्लास ले रहे हैं। अभी तो हम जस्ट थोड़ी देर पहले बाहर से आए हैं, काफी बाहर में बहुत ज्यादा ठंड था, पूरा हम पैक होके ही आए हैं। अंदर आने के बाद टोपी वगैरह उतार दिए हैं, अब तुम्हारी क्लास ले रहे हैं। तो हम बता रहे थे यहां पर कि ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम है और इसी मान के इंटीग्रल मल्टीपल 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना किसी भी चीज पर आवेश होगा। लेकिन हम बताएं कि इस डाटा को या क्वांटीकरण नियम को देखने की सबसे ज्यादा जरूरत तब होता है जब आवेश का मान बहुत छोटा होता है। बड़े आवेश में ये ऑलरेडी क्वांटाइज्ड होता है। यदि हम 1 कूलम भी आवेश ले लेना तो हमको बोलने में लगता है कि 1 कूलम है, लेकिन ये 1 कूलम अपने आप में प्रकृति में बहुत बड़ा आवेश होता है, जिसको कि हम बताएंगे तुमको। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम तुमको दिखाएंगे कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि अभी ऐसे बोल देंगे तो वो हवा में निकल जाएगा वो। तो अगले दिन हम प्रूफ करके दिखा देंगे कि 1 कूलम में तुमको आश्चर्य होगा कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखने में लगता है 1 कूलम, लेकिन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें। 10⁻17 के रेंज में आंसर जाएगा। वो डिपेंड करता है कि हमारे डेसिमल कहां पर रखते हैं। तो यहां पर एक बात आया कि आवेश का मान जो होता है वो संरक्षित होता है। दूसरा क्या है कि आवेश का क्वांटीकरण होता है। तो
आवेश संरक्षित भी हो गया और आवेश का क्वांटीकरण भी हो गया। ये दो मुख्य आवेश से जुड़े हुए गुण हैं जिसको कि तुमको जानना है। तो मेरे ख्याल से जो हम तुमको बता रहे थे कूलम्ब के नियम, तो कूलम्ब के नियम में तक पहुंचने में आवेश कैसे उत्पन्न होगा, आवेश का गुण क्या है, सबसे पहले तो आवेश है क्या, इस पर हमने फोकस किया। दूसरा, आवेश का गुण क्या है, आवेश कैसे उत्पन्न होगा, दो आवेशों के बीच में बल कैसे लगेगा। अब यहां पर हमको ये जानना है कि ये तो बल जो हमने तुमको पिछले पेज में हमने समझाया कि जो बल लग रहा है ये दो आवेशों के बीच में लग रहा है। तो आखिर यहां पर जो दो आवेश के बीच में जो बल लग रहा है, कौन बल लगा रहा है यहाँ, आखिर ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, या रिपेल कर रहा है, विकर्षित कर रहा है, ये इसको विकर्षित कर रहा है, ये इसको विकर्षित कर रहा है, कैसे, कोई तो कांटेक्ट होगा, कोई तो कांटेक्ट होगा। और ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये प्रकृति में विज्ञान के जन्म लेने से पहले से काम कर रहा है। विज्ञान का काम क्या रहा, साइंस का, प्रकृति में जो घटनाएं घट रही हैं, जो जिसमें कुछ बातें दिखती है, ज्यादातर बातें प्रकृति की नहीं दिखती है। जो नेचर है ना, नेचर में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हैं, बहुत सारे ऐसे रोज घटनाएं घट रही हैं, कुछ तो दिख जाता है, कुछ महसूस हम लोग कर लेते हैं, कई ऐसे चीज हैं जो कि हम लोग देख भी नहीं पाते हैं, जो हम लोगों को दिख भी नहीं पाता है, कई ऐसा चीज है जो कि हम लोगों को दिख नहीं पाता है। तो साइंस का काम क्या है ना, प्रकृति में जो भी इंसिडेंसेस हो रहा है उसको मेजर करके हम लोगों को पढ़ा देना। फिजिक्स का डेफिनेशन ही है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। फिजिक्स में हम लोग केवल प्रकृति का ही अध्ययन करते हैं, उसके नियमों का अध्ययन करते हैं, और प्रकृति में जो कुछ हो रहा है वो तो पहले से हो रहा है, साइंस के जन्म लेने से पहले से हो रहा है सारी घटनाएं। जैसे ये ग्रेविटेशन, इसको हाथ से अगर छूट जाए तो ये नीचे गिरेगा, जब साइंस जन्म नहीं लिया था तो भी ये गिर रहा था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, ग्रेविटेशन का खोज किया, इसका मतलब ये नहीं कि न्यूटन के पहले एप्पल नहीं गिरता था, गिरता था, बस न्यूटन ने क्या किया, उस घटना का एक नाम दे दिया कि ये ग्रेविटेशन के कारण होता है, बस उनका इतना कंट्रीब्यूशन है कि उसका उन्होंने पहचान किया, नाम दिया। तो साइंस का काम ही है किसी भी घटना को पहचान कर उसको समझाना। और समझाएंगे कैसे, नियम बनाते हैं, नियम कैसे बनाते हैं, मैथमेटिक्स का यूज करके बनाते हैं। तो यहां पर भी वही हो रहा है। और यहां पर दो आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है, आखिर बल लग कैसे रहा है, इसका इफेक्ट यहां तक और इसका इफेक्ट यहां तक आखिर हो कैसे रहा है, तो इस पर अब हम लोग काम करेंगे अगले क्लास में। पहले आज का काफी ज्यादा मटेरियल हो चुका है, तो आज आप लोग प्रिपरेशन कर लीजिए और इसको पूरा करके, सारा बेसिक चीज आज हमने दिया है, तो इसको करके कल के क्लास में फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है ना।